जय हिंद डॉक्टर्स। कहाँ तक पढ़ा था लास्ट क्लास में? 4 पॉइंट लिखवा दिए थे मैंने, 3 पॉइंट लिखवाए थे। ये मोल फ्रैक्शन के लिखवाए, नोट के मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखवाए। 1 2 3 भी बता दिया है। चौथा पॉइंट लिखो। नोट का 4th पॉइंट लिखेंगे। इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन about percentage, then assume percentage W by V in all questions, and percentage W by W in molality questions. अगर परसेंटेज के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है, तो अपन को क्या मानना है? अब परसेंटेज दे रखा है, ऐसे बोल दिया, सपोज करो 20% NaOH सोल्यूशन, ये बोल दिया, ठीक है। अब ये 20% क्या है? W by W है, W by V है क्या? तो कैसे पता करेंगे कि सपोज करो आपसे इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है मोलैलिटी, तो अपन को क्या मानना है? ये W by W मानना है। ऐसा क्यों? क्योंकि W by W में ऊपर भी मास नीचे भी मास। अच्छा, मोलैलिटी में ऊपर भी मास नीचे भी मास। वैसे दिखाई देगा ऊपर मोल है सॉल्यूट का, पर सॉल्यूट के मोल को खोलोगे तो मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलर मास भी आएगा पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब यहां पर मोलैलिटी के केस में ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, इसलिए अपन इसको परसेंटेज W by W मानेंगे, और बाकी सारे क्वेश्चन में परसेंटेज W by V मानेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी सारी कंसंट्रेशन टर्म में ऊपर होता है मास और नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे अपन। क्वेश्चन लिखना, 20% by mass NaOH solution, 20% by mass, 20% by mass NaOH solution, ये आपको दे रखा है और आपको कह दिया है मोलैलिटी पता लगाने को। निकालो मोलैलिटी। कैसे निकालेंगे इसको? क्या करेंगे? सबसे पहले एक्सपैंड करेंगे। मुझे बताओ इसको एक्सपैंड करके क्या लिखूं? 20 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 what ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब निकाल लो मोलैलिटी क्या होगी। 20% बाई मास बोला है, मतलब ऊपर भी मास नीचे भी मास। ऊपर किसका मास? NaOH का। नीचे किसका मास? सोल्यूशन का। मोलैलिटी छोटा m। कितना आ रहा है आंसर? 1/160। अच्छा, इधर देखो एक मिनट। मोलैलिटी स्मॉल m, फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अच्छा, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है?
मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास पहली बार बता रहा हूं और आखिरी बार बता रहा हूं कैसे निकालते हैं। मोलर मास किसका निकालना है यहाँ पर? NaOH का। अब मोलर मास NaOH का किसके बराबर होगा? क्या ऐसे होगा क्या सर? मोलर मास ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ N, मोलर मास ऑफ A, मोलर मास ऑफ O, मोलर मास ऑफ H। ऐसे होगा क्या? नहीं, ये Na क्या है? सोडियम है। तो मोलर मास ऑफ सोडियम कितना? 23। ऑक्सीजन कितना? 16। हाइड्रोजन कितना? 1। 40 ग्राम पर मोल। एक मोल का मास 40 ग्राम है, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 40 mu। 40 mu हो गया। ये बात समझ में आ रही है? यहां आप ऐसे भी बोल सकते हो 40 ग्राम डिवाइडेड बाय Na, है ना? Na मॉलिक्यूल का मास है 40 ग्राम, तो एक मॉलिक्यूल का मास 40 बाय Na, और इसे अपन क्या बोलते हैं? 40 mu। ठीक है, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी। मुझे क्या निकालना है? मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना है? 20। मोलर मास कितना है? 40। मोलर मास कितना है? 40 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मुझे बताओ सॉल्यूशन का मास कितना है? 100। सॉल्यूट का मास कितना है? 20। तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा? 80। और सॉल्वेंट का मास रखते हैं अपन केजी में। अब अगर यहां पर रख रहे हैं ग्राम, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ये बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनना, मुझे एक चीज समझ में आती है। सोल्यूशन का जो मास होता है ना, वो किसके बराबर होता है? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। सोल्यूशन का ये जो 100 ग्राम है ना, इसमें सॉल्यूट भी मौजूद है और सॉल्वेंट भी मौजूद है। सॉल्यूट कितना है? 20, तो सॉल्वेंट होना चाहिए 100 माइनस 20, दैट इज 80। इसलिए लिखा है 80। एक्सप्रेशन लिखूंगा इसका, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसे लिखूं क्या? बोलो ना। इसको सॉल्व कर लो यार। 100/16, ये हो जाएगा 25/4, 12.5, 6.25 मोलल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बोलूं? क्वेश्चन है 20% NaOH सोल्यूशन। 20% NaOH सोल्यूशन, ठीक है। कैपिटल M निकालना है, मतलब मोलैरिटी निकालना है। निकालो मोलैरिटी, कैपिटल M। निकल जाएगा क्या सर? यहां परसेंटेज कौन सी परसेंटेज? W/W या W/V? निकालो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, W/V है, बहुत अच्छी बात है ना? इसको एक्सपैंड करके बता सकते हो? हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो। 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन व्हाट? 100 क्या ग्राम या ml? ml ऑफ सोल्यूशन। क्वेश्चन खत्म हो गया। बिल्कुल सही आ रहा है। निकालो फटाफट, क्या आ रहा है? सबका आ रहा है 5, तो मोलैरिटी आ जाएगी। मोल्स, मोल्स क्या हो जाएगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 20/40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ml में रखूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, तो ये आ जाएगा 5 कैपिटल M। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बोलूं? फोर ग्राम NaOH is present in 100 ml aqueous solution. 4 gram NaOH is present in
4 gram NaOH is present in 100 ml aqua solution. Is present in 100 ml aqua solution. ब्रैकेट में लिखना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.04 ग्राम पर ml. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.04 ग्राम पर ml. फुल स्टॉप. फाइंड फर्स्ट पार्ट. Find first part. Molarity. Second part. Molality. छोटा m. Third part. Normality. Fourth part. Mole fraction of NaOH. Fifth part. Strength. निकालो. हो जाएगा. फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? सेकंड पार्ट का? सेकंड का भी 1 आ रहा है. बिल्कुल सही आ रहा है. थर्ड पार्ट का? उसका भी 1 आ रहा है. बिल्कुल सही आ रहा है. फोर्थ पार्ट का? फोर्थ पार्ट का आंसर? फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? क्या? मोल फ्रैक्शन टमाटर 1 से ज्यादा कैसे हो सकता है? वन अपॉन 56. सही है. 56. हाँ सही है. इसको और अच्छे से निकालो. 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालो. अच्छा इधर देखो एक बार. फिफ्थ पार्ट निकाल लिया. कितना आ रहा है? 40. बिल्कुल सही है. एक बार इधर देखो. अगर यहां पर अपन बात करें सबसे पहले मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट. मास कितना है? 4. मोलर मास कितना है? 40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रख रहे हैं एमएल में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. ये आ गया 1 मोलर. ये फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में निकालनी है मोलालिटी. मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट. मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. मुझे एक बात बताओ, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है, क्यों सॉल्यूशन का मास नहीं आ जाएगा?
और एक बार सॉल्यूशन का मास आ जाएगा तो सॉल्यूट का मास दे रखा है, सॉल्वेंट का मास भी आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं डेंसिटी अगर लूंगा सॉल्यूशन की, वॉल्यूम लूंगा सॉल्यूशन का, तो वेट निकलेगा सॉल्यूशन का। तो यहां से मैं कह सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, डेंसिटी कितनी है 1.04, वॉल्यूम कितना है एमएल में 100, तो मास आ गया 104 ग्राम। अब आप मुझे बताओ, मैं बोल सकता हूं वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन का वेट कितना है 104, सॉल्यूट कौन है NaOH, NaOH का वेट कितना है 4, कितना हो गया 100 ग्राम। रखो रखो यहां पर, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 100, ये रखा है ग्राम में मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, ये आ गया 1 मोलर। थर्ड नॉर्मेलिटी निकालना है, नानी मम्मी का रिलेशन यूज करेंगे, नानी इज इक्वल्स टू मम्मी इनटू NaOH की वैलेंसी वेक्टर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस 1। तो मम्मी कितनी है 1, वैलेंसी वेक्टर कितनी है 1, तो नानी भी निकलेगी, मम्मी ही एक है, नानी भी एक ही होगी। फोर्थ पार्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ NaOH हो जाएगा 4/40 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ NaOH 4/40 प्लस, यह है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर। अब मुझे एक बात बताओ, वाटर का मास कितना है, निकाला अभी यहां पर, ये रहा, है ना, एक्वस सॉल्यूशन बोला है, सॉल्वेंट का मास कितना है 100, और एक्वस बोला है मतलब सॉल्वेंट क्या होगा वाटर, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वाटर का मोलर मास 18, और ये बहुत फेमस नंबर होता है 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 5.55, ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 5.65, और ये नियरली आ जाएगा 0.018। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होती है। और लास्ट पार्ट स्ट्रेंथ निकालना है, स्ट्रेंथ की यूनिट बता दो मुझे, ग्राम पर लीटर। ग्राम किसका रखूं, सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है 4, वॉल्यूम किसका रखूं, सोल्यूशन का, किस में रखना है लीटर में, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100, लीटर में रखने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 40 ग्राम पर लीटर। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर दो, या नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट कर दो, वैसे भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलू, लिख लिया, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 900 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 900 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस इतना ही है, 900 ग्राम ऑफ वाटर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मोलैरिटी आप जो निकाल रहे हो, ये सोल्यूशन की निकाल रहे हो, प्योर सब्सटेंस की निकाल रहे हो, प्योर सब्सटेंस की, कितना, बिल्कुल गलत है। हाँ हाँ, कहाँ हो, किसके आ रहे 55.55, ऐसे ही बोल रहे हो आप, सॉल्व करो ना फिर। 500 बिल्कुल सही आ रहा है, 55.55। याद करो आयनिक इक्विलिब्रियम में वाटर का कंसंट्रेशन निकाला था, और कंसंट्रेशन और कुछ नहीं मोलैरिटी ही होती है। अब आप मुझे बताओ, वाटर का जब कंसंट्रेशन निकाला था तो कितना निकाला था 55.55, पर वो निकाला किसके लिए था, 1 लीटर के लिए, 1 लीटर के लिए निकाला था। अब आप मुझे बताओ 900 ml का कितना होगा कंसंट्रेशन,
1000 ml का कंसंट्रेशन कितना है 55.55, तो 900 ml का कितना होगा 500 ml का कितना होगा 100 ml का कितना होगा 5 ml का कितना होगा। अरे कंसंट्रेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। अब 900 ml के लिए पूछे, 500 ml के लिए पूछे, 100 ml के लिए पूछे, कंसंट्रेशन तो वाटर का उतना ही रहेगा। पानी बोतल में पियो, ग्लास में पियो, चम्मच में पियो या हवा में पियो, कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगा। ये बात समझ में आ रही है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्टली बता सकते थे, पर सॉल्व कैसे करेंगे। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो मुझे पता है डेंसिटी ऑफ वाटर आपको याद होना चाहिए 1 ग्राम पर ml होता है। तो मैं कह सकता हूं वेट ऑफ वाटर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा। और अगर वेट वॉल्यूम के बराबर है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 900 ml। अब फॉर्मूला क्या होगा, मुझे निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर। ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर की बात करें तो मास कितना है 900, मोलर मास कितना होता है वाटर का 18, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर ml में रख रहा हूं तो मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, 1000 बाई 18 55.55 कैपिटल है। और यहां पर भी मैंने बोला था 100 बाई 18 फेमस नंबर है 5.55, 1000 बाई 18 55.55। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, किसको डाउट है तो बोलो। हाँ कहाँ, अज्यूम कर लो 1 लीटर, तो अज्यूम करोगे तो फिर मास चेंज नहीं होगा वाटर का, होगा नहीं होगा बोलो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ, करो फटाफट कॉपी करो इसको जिसने नहीं करा। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर, 2 मोलर, 2 मोलर हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपो हाइपो हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। अब अगर मैं यहां पर फॉर्मूला दे देता आपको तो धमाधम बता देते, है ना। अब नाम ले लिया, सुनना ध्यान से, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO2, H3PO2, है ना। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी कितनी होगी 2 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, कितना आसान था, है ना। पर नाम ले लिया दिक्कत हो जाएगी, है ना, दर्द होने लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर इसके लिए आपको स्पेशली वैलेंसी फैक्टर याद करवाए गए थे और मैंने आपसे पूछा भी था। अब यार जिसके लिए स्पेशली आपको याद कराए गए हैं तो इनके फॉर्मूले तो पता होने चाहिए आपको। रिडॉक्स में भी पढ़ा था, है ना, मोल में भी पढ़ा था, आयनिक में भी पढ़ा था, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं हाइपोफॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है H3PO2, फॉस्फोरस एसिड का क्या होता है H3PO। शाबाश, ये भी नहीं पता है आपको, इसका तो पता ही होगा, फटाफट कॉपी करो। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, नानी इज इक्वल टू मम्मी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब मम्मी कितनी दे रखी है 2, वैलेंसी फैक्टर कितनी है 1, तो नानी कितनी आ गई, बट नेचुरल सी बात है 2 मम्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। आसान ही था, मैंने आपसे क्लास में पूछा भी था, वैलेंसी फैक्टर पूछा था,
फॉर्मूला मैंने बताकर आपसे वैलेंसी फैक्टर पूछा था, आपने बिल्कुल सही बताया था। और याद करो मैंने आपको बताया था, मैं ऑल दो पॉइंट नहीं लिखवा रहा हूं, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कराऊंगा ताकि वो क्लियर हो जाए वहीं पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बोलूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन द aqueous solution is, mole fraction of urea in the aqueous solution is 0.2. Mole fraction of urea in the mole fraction of urea in an aqueous solution is, mole fraction of urea in an aqueous solution is 0.2. Mole fraction of urea in an aqueous solution is 0.2, full stop. Calculate the molality, molality छोटा m, calculate the molality of solution, calculate the molality of solution. मुझे तो एक बात बताओ कैसे करूंगा। एक तो रिलेशन होता है जो आपने 11th में पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में, या तो वो लगाओ, वरना दूसरा तरीका मैंने बताया था क्लास में, लास्ट क्लास में। मोल फ्रैक्शन को क्या मान लो, मोल मान लो। अच्छा मुझे बताओ, मोल यूरिया के आ जाएंगे क्या, वाटर के मोल आ जाएंगे, कैसे आएंगे? यूरिया के मोल फ्रैक्शन 0.2, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.8, तो मोल कितने हो जाएंगे 0.8 हो जाएंगे वाटर के। निकालो ना मोलैलिटी क्या होगी फटाफट। बिल्कुल गलत है। नोट में मैंने पॉइंट लिखाया था, जब भी आपको मोल फ्रैक्शन दे दिए जाएं तो इनको मोल्स के बराबर पुट कर देना और आंसर निकालना आ जाएगा। तो यूरिया के मोल्स कितने मान ले 0.2, और अपन जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 के बराबर होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 0.8, इंप्लाइज मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 0.8। ये मैंने लास्ट क्लास में पॉइंट आपको बताया था, है ना। पूरा सॉल्व करो यार इसको, कितना होता है ये, बिल्कुल गलत है 55.5। सॉल्व करके बताओ। थर्टीन पॉइंट 13.8 13.9 बिल्कुल सही है, 13.8 बिल्कुल सही है। अच्छा मोलालिटी निकालनी है, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यूरिया, मोल्स हो जाएंगे इसके 0.2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल पता है कितना 0.8, तो इसका मास निकालना है। मास कैसे निकालेंगे, मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोलर मास किसका रखेंगे, वाटर का 18। ये जो मास रखा है ये रखा है ग्राम में, तो मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। 55.55 डिवाइडेड बाय 4, थर्टीन पॉइंट एट मोलल। मुझे एक बात बताओ, सिर्फ इतना सा एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्या मैं एक फॉर्मूला याद रखूं? हार्ड है क्या ये, कितना आसान है ये, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। 12 ग्राम of acetic acid is present in 600 ml of benzene. 12 gram of acetic acid, 12 gram of acetic acid is present in 600 ml of benzene. 12 gram of acetic acid is present in 600 ml of benzene to form dimer. To form dimer. Full stop. Calculate formality of solution. Calculate
formality of solution. Calculate formality of solution. करो सॉल्व. Calculate formality of solution. इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में बात भी करी थी. एसिटिक एसिड डाइमर बना रहा है तो इसका फॉर्मूला मास पता कर लो. फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड का? 120 हो जाएगा क्योंकि डाइमर बना रहा है. अब निकाल लो फॉर्मेलिटी क्या होगी. 1 बाय क्या? 1/6 बिल्कुल सही आंसर है. छह 600 ml और मास दे रखा है 12 ग्राम. कितना आ रहा है? 1/6 बोले या F/6 बोले एक ही बात है ना. अच्छा इधर देखना एक मिनट. मुझे निकालनी है फॉर्मेलिटी. फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट को अगर खोलेंगे तो ये बनेगा मास ऑफ सोल्यूट. मास ऑफ सोल्यूट कितना 12 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट कितना है 120 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. बेंजीन की वॉल्यूम है ये, सोल्यूशन की नहीं है. अब अगर इस क्वेश्चन में मैं देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई डेटा मुझे नहीं दे रखा है जिसकी मदद से मैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकूं. कहीं कोई ऐसा डेटा नहीं दे रखा है. ठीक है, तो मुझे एक चीज समझ में आती है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो मैं निकाल ही नहीं सकता. दूसरी चीज, अगर मैं यहां पर देखूं तो बेंजीन का वॉल्यूम कितना है 600 ml. 600 ml. ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम. यही होगा. सॉल्वेंट का वॉल्यूम 600 ml है पर सॉल्यूट का मास दे रखा है 12 ग्राम. चुटकी बार पता है ना कितना होता है? जरा सा होता है. अब आप मुझे बताओ, अगर इसका वॉल्यूम निकालोगे तो इसके रिस्पेक्ट में तो नेग्लिजिबल ही होगा. बोल सकता हूं ऐसा? इसके रिस्पेक्ट में इसका जो वॉल्यूम होगा वो नेग्लिजिबल होगा. तो क्या मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नियरली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बेंजीन? बोल सकता हूं ऐसे. तो ये हो जाएगा 600 ml में रखा है तो इनटू क्या करूंगा 1000. F/6 और 1/6 F. यहां पर अपन ने वॉल्यूम ऑफ बेंजीन मान लिया है नियरली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और अपन जानते भी हैं सॉल्यूशन में जनरली जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. यहां तक किसी को भी दर्द है तो बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना. कैलकुलेट द मोलैरिटी. कैलकुलेट द मोलैरिटी कैपिटल M एंड मोलैलिटी छोटा m. कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी of 25% by weight of 25% by weight H2SO4 solution of 25% by weight H2SO4 solution. Full stop. Density of solution is 1.2 gram per ml. Density of solution is 1.2 gram per ml. मुझे तो एक बात बताओ, सॉल्व करने से पहले, सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है कर लोगे. मुझे तो एक बात बता दो, इसको एक्सपैंड करके क्या लिखूं? 25 ग्राम ऑफ
H2SO4 is present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, है ना। मोलैरिटी में रखते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास पता है, सोल्यूशन की डेंसिटी पता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। मोलैलिटी में रखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूट का मास पता है, तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। निकालो आंसर। कोशिश करो कम से कम एक्सप्रेशन तो बना ही लो दोनों के आप, है ना। आराम आराम से वैल्यूज पुट करो, सही से पुट करो बस। कितना आ रहा है? 150/49, बिल्कुल सही है। 3.06 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है। किस किस का आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट का आंसर मोलैलिटी 3.4 बिल्कुल सही है, 3.4 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है। एक बार देखो यहां पर, इसको समझ लो एक बार। अगर मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना है? 25। H2SO4 का मोलर मास 98, तो ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब मुझे पता है यहां पर सोल्यूशन का मास है, सोल्यूशन की डेंसिटी है, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो मास कितना? 100, डिवाइड करूंगा डेंसिटी से तो डेंसिटी ऊपर आ जाएगी। अब आप मुझे बताओ ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब ये वॉल्यूम किस में है? एमएल में या लीटर में? एमएल में है, क्योंकि डेंसिटी की यहां पर यूनिट दे रखी है ग्राम पर एमएल। ठीक है, इसको यहां पर अपन ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना? 100, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना? 1.2। ये किस में आएगा? एमएल में आएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 12, 300 डिवाइडेड बाय 98। ठीक है, अब इधर देखो, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो 100, पूरा एग्जैक्ट भी सॉल्व नहीं करना है अपन को, तो सिर्फ क्या करना है? ऑप्शन पहचानना है। इसको मानो 100, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। पर क्या ये 100 है? 100 से थोड़ा सा छोटा है, मतलब डिनोमिनेटर क्या है? छोटा, तो वैल्यू होगी ज्यादा, मतलब 3 से हल्की सी वैल्यू ज्यादा होगी। ये नियरली आ जाएगा 3.06 कैपिटल एम। एग्जैक्टली सॉल्व नहीं करना है अपन को। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मास कितना है? 25, मोलर मास कितना है? 98 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट।
इन केजी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट, अभी तो मैं हर बार लिख रहा हूं एक्सप्रेशन में, ऐसे लिख लिख कर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूं, बाद में जब भी अपन मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट आना चाहिए, है ना। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा मुझे बताओ वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100, सॉल्यूट कौन है, H2SO4, इसका वेट कितना है 25, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 75, रखो यहां पर, या किसमें, ग्राम में। अब ग्राम में रखा है तो मल्टीप्लाई करोगे 1000 से 3, ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 3। अब इधर देखो, अगर ये 100 होता तो ये हो जाता 1000 बाय 300, मतलब 3.33। अगर ये 100 होता तो ये हो जाता 1000 बाय 300, तो 3.33। क्या ये 100 है, डिनोमिनेटर 100 से छोटा है, मतलब वैल्यू बड़ी होगी, मतलब 3.33 से ज्यादा, हल्की सी ज्यादा, 3.4 मोलर, 3.4 मोलर, मोलर छोटा है। कॉपी करो इसको, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बोलूं, बोलूं, find the ppm concentration of, find the ppm concentration of pentamolal, pentamolal छोटा m, find the ppm concentration of pentamolal NaOH solution in water, NaOH solution in water। ठीक है, ये घर से करके लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये घर से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, बोलूं, calculate normality of, calculate normality of 19.6%, calculate normality of 19.6%, 19.6 19.6, calculate normality of 19.6% W by V H2SO4 solution, W by V H2SO4 solution। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको घर के लिए दिया है वो है फाइंड ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटामोलल NaOH सॉल्यूशन इन वाटर, है ना। हाँ 19.6% W by V H2SO4 निकालना क्या है, नॉर्मेलिटी, फटाफट। फोर बिल्कुल सही है। कैसे निकाला, मोलैरिटी निकाली होगी पहले, ठीक है। 4 आ रहा है पक्का, ठीक है फिर तो अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ ना, इसको एक्सपैंड करके क्या लिखूं, हाँ 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 19.6 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, यही होगा, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है। आपने मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर करा, मैं नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। मास कितना है सॉल्यूट का, 19.6। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 की बात करें तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98, वैलेंसी फैक्टर 2, H2SO4 में
रिप्लेसेबल H प्लस आयंस कितने होते हैं? 2, तो वैलेंसी फैक्टर 2, तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 49। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कितनी है? 100 ml, तो यहां रखूंगा 1000। ये बात समझ में आ रही है? हो गया सॉल्व। ये हो गया 2 और ये हो गया 5, 2/5, ये हो गया 2, तो ये हो गया 4 नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहां इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप मोलैरिटी से निकालो नॉर्मेलिटी। रिडॉक्स में दिक्कत आ सकती है, पर यहां बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बोलूं? Density of 3 molar aqueous solution of acetic acid, density of 3 molar density of 3 molar aqueous solution of acetic acid is 3 molar aqueous solution of acetic acid is 1.08 gram per ml, 1.08 gram per ml, full stop. Calculate the molality, calculate the molality, छोटा m, of solution. Calculate the molality of solution. सुनो ना, अरे सुनो ना, मुझे एक बात बताओ, ये 3 मोलर का मतलब क्या होगा? 3, एक्सपैंड करो इसको, 3 moles of acetic acid is present in 1 liter of solution, या मैं ऐसे कह दूं 1000 ml of solution। ये एक्सपैंड करना आता है सबको, है ना? क्वेश्चन का आंसर जरूर आएगा, करो, डेफिनेटली सॉल्व होगा ये। पेशेंस के साथ सॉल्व करना, आएगा आंसर। मोल पता है, अपन को निकालना क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है बस। मास ऑफ सॉल्वेंट, कैसे भी करके मास ऑफ सॉल्वेंट निकालो, आंसर आएगा। हैं? 3.33 बिल्कुल सही आंसर है आपका। एग्जैक्ट 3.3333333333 आ रहा है। अरे 3.33, बहुत बढ़िया। बाकी भी निकालो फटाफट 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 फटाफट, कैसे भी करके मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। अच्छा, एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है? 60। क्या एसिटिक एसिड का मास निकल जाएगा? कैसे निकाला? 3 मोल दे रखे हैं, 3 × 60 180, है ना? तो यहां पर अपन कह सकते हैं, मुझे क्या निकालनी है? मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मुझे कहीं से भी मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाए, मजा आ जाएगा। अब मुझे एक चीज समझ में आती है, वॉल्यूम सोल्यूशन का मुझे पता है, डेंसिटी सोल्यूशन की मुझे पता है, तो क्या मैं मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकता हूं? मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी है? 1.08। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? एमएल में 1000, ये हो जाएगा 1080 ग्राम। मुझे निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके बराबर होगा? वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। अब आप खुद देखो, वेट ऑफ सोल्यूशन अभी आपने निकाला 1080 माइनस सॉल्यूट के कितने मोल है? 3।
इसका मास निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू 60, ये हो गया 180। 1080 माइनस 180, 900 ग्राम। ये वैल्यू यहां पे रख दो। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया ग्राम में 900, तो मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। 10/3, 3.33 मोलल। एक मजेदार बात बताऊं, ऑल्दो मैंने ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा है, आपको डायरेक्टली ये लिखना है, क्योंकि आपको समझ में आता है सॉल्वेंट किसके बराबर होगा, सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट। और सोल्यूशन की बात करें तो 1000 इंटू दिस 1080, 1080। सॉल्यूट के 3 मोल, तो 3 मोल का मास कितना हो जाएगा, 3 इंटू मोलर मास। ये डायरेक्ट आपको ये लिखना है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं, और हर एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। calculate the mole percentage of calculate the mole percentage of calculate the mole percentage of ethanol and water respectively, ethanol and water respectively, ethanol and water respectively in 46% by mass, in 46% by mass aqueous solution of ethanol, in 46% by mass aqueous solution of ethanol, 46% by mass aqueous solution of ethanol. Calculate the mole percentage of ethanol and water respectively in 46% by mass aqueous solution of ethanol, aqueous solution of ethanol. हो जाएगा क्या? 46% बाई मास इथेनॉल दे रखा है। इथेनॉल का फॉर्मूला पता भी है, C2H5OH। हाँ, और बहुत महंगा है ये, बहुत ज्यादा महंगा है ये। आज कहां पढ़ रहे थे? बायो में। अच्छा, 46% है ये, महंगी आएगी। हाँ, इसको एक्सपैंड करके क्या लिखूं ये बता दो बस। 46 ग्राम ऑफ C2H5OH is present in 100 ml या ग्राम, ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, मुझे निकालना है मोल परसेंटेज। मोल परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, मोल फ्रैक्शन इनटू 100, या मैं ऐसे कह दूं मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू 100, है ना? 25% बिल्कुल सही है। और किसी का आ रहा है कुछ? 25 आ रहा है। इथेनॉल का मोल परसेंट कितना आ रहा है लड्डू? 25% आ रहा है। बाकी भी निकालो फटाफट 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 फटाफट। मोल परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन निकालो इनटू 100। फटाफट निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी। आ गया? पीछे निकालो फटाफट। इथेनॉल का मोलर मास कितना होता है? 46।
है ना, आ गया। देख लेते हैं एक बार, मोल परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, ठीक है। मोल परसेंटेज ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100। मोल्स ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो ये हो गए मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, है ना। मुझे एक चीज नजर आ रही है, सोल्यूशन जो है उसका मास है 100, सोल्यूशन का मास क्या है 100। इसमें कौन है, सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है। सॉल्यूट का मास 46, तो सॉल्वेंट का मास होगा 54 डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास 18 इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। वन बाई फोर इंटू 100, 25%। अच्छा मजेदार बात बताऊं, मोल परसेंट ऑफ वाटर जो है ना, वो आपको कैलकुलेट ही नहीं करना है। को क्योंकि 100 माइनस 25 करोगे 75 आ जाएगा। इतनी मजेदार बात बताई मैंने आज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, और ये क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है, सबको। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, सबको सॉल्व करना है, मतलब कंसंट्रेशन टर्म का जो अभी अपन पढ़ रहे हैं आज, है ना, जितने भी मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए थे। बोलूं, द मोलैरिटी ऑफ, सबको निकालना ही है, द मोलैरिटी ऑफ 98% W by W H2SO4, 98% W by W H2SO4। मुझे तो सबसे पहले एक बात बताओ, क्वेश्चन तो मैं पूरा बाद में बोलूंगा, एक बात बताओ, एक्सपैंड करना आता है क्या, कर लोगे क्या, बोलो ना। 8 ग्राम of H2SO4 is present in 100 quart ml या ग्राम, ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ब्रैकेट में लिखना डेंसिटी इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नहीं है, हाँ इसी का क्वेश्चन चल रही है, द मोलैरिटी ऑफ 98% W by W H2SO4, ब्रैकेट में लिखना डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 1.8 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन is equals to 1.8 gram per ml, ब्रैकेट क्लोज, is, बताओ। फटाफट 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 फटाफट। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 18, बिल्कुल सही है 18। परसेंटेज W बाय W से अपन को निकालना है मोलैरिटी, इसका भी एक रिलेशन होता है, पर मुझे एक बात बताओ, रिलेशन की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सपैंड करना आना चाहिए। तो यहां पर अगर फॉर्मूले की बात करें, निकालना क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स, मास कितना है 98, मोलर मास कितना होता है 98 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखना, मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी नीचे की ऊपर पहुंच जाएगी, और ये जो वॉल्यूम निकला है किसमें निकला है, एमएल में या लीटर में, डेंसिटी की यूनिट है ग्राम पर एमएल, मतलब एमएल में निकला है, मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 1.10 18 मोलर, इसको कॉपी करो।
बोतल देना ये। हाँ। मैं ढूंढ रहा था कहाँ कोई ऐसी मिल जाए मेरे को। ये लिख लिया? नहीं लिखा ना, कोई बात नहीं, अब इधर देखो। अब समझ समझ के लिखना, है ना, इसको समझना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है? बोतल है ना। अब मैंने इसमें क्या भर दिया? एक्वस सोल्यूशन भर दिया। क्या भर दिया? एक्वस सोल्यूशन भर दिया इसमें। एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर। सॉल्वेंट क्या है इसमें? वाटर। ठीक है। अब कोई भी आपको बोल दे एक्वस सोल्यूशन है, तो अब इस एक्वस सोल्यूशन के लिए एक ही सोल्यूशन की बात चल रही है। बॉटल में एक सोल्यूशन है जो कि एक्वस सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन के लिए अगर आप कैपिटल एम निकालते हो, कैपिटल एम कैलकुलेट करते हो, और इसी सोल्यूशन के लिए आप स्मॉल एम कैलकुलेट करते हो, तो स्मॉल एम का मैग्नीट्यूड जो होगा ना, वो कैपिटल एम से ज्यादा होगा। स्मॉल एम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैपिटल एम से क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब और बात सुनो, मान लो एक्वस सोल्यूशन नहीं है, जरूरी थोड़ी ना हमेशा सॉल्वेंट वाटर ही हो। मान लो एक्वस सोल्यूशन नहीं है, मतलब सॉल्वेंट वाटर नहीं है। ठीक है। अब ये कोई सोल्यूशन मौजूद है आपके पास इस बॉटल में, कोई सा भी सोल्यूशन मौजूद है जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं है, तो अगर इस सोल्यूशन की डेंसिटी 1 से है छोटी, सोल्यूशन की डेंसिटी 1 से क्या है? छोटी है, तो इस सोल्यूशन के लिए आप वापस से निकालो स्मॉल एम, और इसी सोल्यूशन के लिए निकालो कैपिटल एम। एक ही सोल्यूशन के लिए निकाल रहे हैं स्मॉल एम और कैपिटल एम। ठीक है। तो अगर इसी सोल्यूशन के लिए निकालूंगा स्मॉल एम और इसी सोल्यूशन के लिए निकालूंगा कैपिटल एम, तो वापस से स्मॉल एम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कैपिटल एम। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब सपोज करो कोई भी सोल्यूशन है बट एक्वस नहीं है, सॉल्वेंट वाटर नहीं है, पर डेंसिटी सोल्यूशन की 1 से काफी ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज वेरी 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 ग्रेटर देन 1 ग्राम पर एमएल, है ना। तो अगर डेंसिटी सोल्यूशन की 1 से ज्यादा है, तो इस सोल्यूशन के लिए अगर मैं स्मॉल एम और कैपिटल एम निकालूंगा, तो कैपिटल एम का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ये कब ज्यादा होगा? जब डेंसिटी 1 से काफी ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इधर समझना, ये समझ में आ गया ना पॉइंट? ये बात किसके लिए हो रही है? फॉर एक सोल्यूशन की, अलग अलग सॉल्यूशंस की बात नहीं हो रही है। एक ही सॉल्यूशन के लिए स्मॉल एम निकाल रहा हूं और उसी सॉल्यूशन के लिए कैपिटल एम निकाल रहा हूं। फॉर अ सॉल्यूशन, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? काम की बात है। याद कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, कभी भूलोगे नहीं, बस सुनना। अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 या 1 से छोटी, क्या बोला मैंने? अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 या 1 से छोटी, तो छोटा एम बड़ा। और अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 से बड़ी, तो बड़ा एम बड़ा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? याद हो जाएगा ना। अगर डेंसिटी सोल्यूशन की 1 या 1 से छोटी, तो छोटा एम बड़ा, और अगर डेंसिटी 1 से बड़ी, तो बड़ा एम बड़ा। क्या याद रखने की जरूरत पड़ेगी? बोलो ना एक बार। दो नहीं, ये बोलना है पूरा। अगर सोल्यूशन की डेंसिटी 1 या 1 से छोटी, तो छोटा एम बड़ा, और डेंसिटी 1 से बड़ी, तो क्या बात है ना। एक क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना। ये लिख लिया? लिखो फटाफट। मतलब बोतल से आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। क्वेश्चन भी उसी का देता हूं मैं भी आपको। विच बोतल इज मोर कंसंट्रेटेड? विच बोतल इज मोर कंसंट्रेटेड? फेंक दूंगा आपको बाहर में। ये है बोतल ए,
ये है बोतल बी। बताओ। हाँ लिख लो पहले। हाँ क्या होगा? सॉरी, एक काम करो, चलो इसको लो, छोड़ो। पहले ये नहीं देना चाहिए था। इसका सेकंड पार्ट भी लिखो। ये फर्स्ट पार्ट है ना? सेकंड पार्ट भी लिखो। अपन पहले सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ये है ए, ये है बी। अब इधर देखो, सेकंड पार्ट ये रहा, है ना? सेकंड पार्ट का आंसर बताओ पहले। ए, अब बी। अब बी हो गया। अच्छा एक मिनट देखते हैं, अब देखते हैं, है ना? आपके अकॉर्डिंग बी। अब सुनो इधर, अबे अब बी फिक्स हो गया है। अब सुनो इधर, देखो यहां पर अगर अपन बात करें तो बॉटल की साइज और शेप देखकर यह पता नहीं लगाना है कि किसमें ज्यादा आती है ना? यहां पर दे रखा है, डेटा दे रखा है, 1 मोलर H2SO4 और 1 नॉर्मल H2SO4। मैं यहां पर डायरेक्टली देखकर कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि याद रखना हमेशा कंपैरिजन सिमिलर चीजों के बीच में होता है। आप ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते 5 साल के बच्चे की हाइट 50 साल के बच्चे के साथ कंपेयर कर रहे हो, नहीं। कंपैरिजन हमेशा सिमिलर चीजों के बीच में होता है। अगर हाइट कंपेयर करनी है तो एज सेम होनी चाहिए, तब जाके हाइट कंपेयर करेंगे। अगर मुझे कंसंट्रेशन कंपेयर करना है तो यहां पर कंसंट्रेशन टर्म सेम होनी चाहिए। या तो इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करूं या इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करो। किसको किस में करूं? नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में। अच्छा अब इधर देखो, नॉर्मेलिटी याद करो, नानी इज इक्वल टू मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर। नानी इज इक्वल टू मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर, है ना? मैं काम करता हूं, बी को नहीं करता हूं, ए को करूंगा मैं, है ना? नानी इज इक्वल टू मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर। उसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा। मुझे एक बात, किसी को भी करो फर्क नहीं पड़ रहा, है ना? मोलैरिटी को किस में कन्वर्ट करेंगे? नॉर्मेलिटी में, है ना? मुझे एक बात बताओ, मम्मी कितनी है? 1। अच्छा वैलेंसी फैक्टर कितना होगा H2SO4 का? 2। ये चीज समझ में आती है? तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 2। तो एक बात मुझे बताओ, मम्मी है 1, नानी कितनी हो गई? 2। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर नॉर्मेलिटी कितनी होगी? 2। और वहां कितनी है? ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा है? और आपका क्या आ रहा था? बी आ रहा था। बोतल। देखो यहां पर भी अपन निकाल सकते थे इसको मोलैरिटी में अगर कन्वर्ट करना है, पर उधर ज्यादा मजा आ रहा था। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोलैरिटी कितनी है मुझे निकालनी है, वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। नॉर्मेलिटी कितनी है? 1। मोलैरिटी आ जाएगी 1/2 मोलर। तो भी अपन बात सा कर सकते थे, वो नहीं बोल सकते ना। बॉटल क्या था? ये बोतल ए इज मोर कंसंट्रेटेड, बॉटल ए इज मोर कंसंट्रेटेड, है ना? हाँ अब इधर बताओ, अब लगाओ दिमाग। ये पहला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा ही हार्ड दे दिया था, दूसरा पार्ट से आप यहां पर थोड़ा बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो। ए अभी, अच्छा चलो ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो है
वो नियरली इक्वल टू 1 ग्राम पर ml है। अब बताओ, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। हाँ बताओ, ए या बी? पक्का? फिर बदलना मत। आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है? बी। अभी मैं यहां लिख देता हूं, चीटिंग भी नहीं होगी फिर, नहीं तो आप बदल जाते हो बहुत। तो बी लिख दिया मैंने तो बी लिख दिया। अब अच्छा, अब इधर देखो, अब इधर देखो, सुनना ध्यान से। दो तरीके इसको सॉल्व करने के, कौन सा मेथड बताऊं? दोनों नहीं बताऊंगा। 2 बार फीस दी है क्या आपने? नहीं, एक बार ही दिए ना, तो एक मेथड। अब बताओ, छोटा या बड़ा मेथड? छोटा मेथड बताऊं, हवा में आंसर हो जाएगा। सुनना ध्यान से, इसको सुनना। देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे लगा सकते हैं, पर इसको लगाने का भी तरीका बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यह जो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ एक ही सोल्यूशन के लिए लगेगा। कंपेयर नहीं कर सकते यूं 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 करके। बात समझ में आ रही है? एक और चीज बताता हूं, आपको लग रहा होगा सर दोनों में H2SO4 है, यहां पर मोलैरिटी है 1 या मोलैलिटी है 1, तो किसी किसी को पता है क्या लगता है? एक ही सोल्यूशन है दोनों में। अगर बोतल है अलग अलग तो सोल्यूशन भी है अलग अलग, ऑल्दो सब्सटेंस एक ही है। मुझे एक बात बताओ, आपने बनाई शिकंजी, आपकी मम्मी ने बनाई शिकंजी दूसरे जग में, आपने बनाई पहले जग में, मम्मी ने बनाई दूसरे जग में, क्या टेस्ट सेम होगा? नहीं होगा। पर दोनों में क्या है? शिकंजी है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप ये नहीं कहोगे कभी भी कि सर दोनों में सोल्यूशन सेम है, नहीं, अलग अलग भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर बात करूं, तो एक सोल्यूशन के लिए, पर्टिकुलर एक सोल्यूशन के लिए अपन ये वाला लगा लेते हैं, है ना? ये जो यहां पर अपन ने नोट लिखा है वो लगा लेते हैं। किसके लिए लगाएं? ए या बी? बी के लिए लगा लेते हैं, तो अपने आप ए के लिए लगाना सीख जाओगे, है ना? अगर मैं बी की बात करूं, तो मैंने एक लाइन याद करवाई थी आपको, अगर सोल्यूशन की डेंसिटी 1 या 1 से छोटी, छोटा एम बड़ा, डेंसिटी कितनी है? 1 या 1 से छोटी ही है। मतलब मैं कह सकता हूं इस सोल्यूशन के लिए, बी के लिए, जो छोटा एम होगा वो बड़े से बड़ा होगा। ये बात समझ में आ रही है? छोटा एम क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर है बात सभी को? ठीक है। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, छोटे एम की वैल्यू क्या है? 1। या 1 रख सकता हूं? मतलब क्या मैं बोल सकता हूं बड़ा एम इज लेस देन 1 मोलर? बोल सकता हूं ऐसा? बड़ा एम इज लेस देन 1 मोलर। अब आप मुझे बताओ, लेस देन 1 मोलर कुछ भी मानो ना, कितना मानू? 0.9 मान लू? 0.9 मान लू? मोलैरिटी यहां पर 0.9 है और यहां पर 1 है, ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा हुआ? और आपने बोला था बी। बोतल ए इज मोर कंसंट्रेटेड। ये लीजिए, लिख लिए, फटाफट लिखो। आज आपके 21 है ना, और टेस्ट कब है आपका? 6 को। ठीक है, 2 वीक है। 2 वीक मतलब हो गए 12 लेक्चर। सैटरडे को छुट्टी रहेगी आपकी? टेस्ट की छुट्टी रहती है? बहुत बढ़िया। क्या आज का? मैं टेस्ट सिलेबस आपको बाद में बताऊंगा, है ना? आराम से बताऊंगा, क्या फर्क पड़ रहा है, पर सबको साथ साथ बताऊंगा, एक साथ बताऊंगा, है ना? किसी को ऐसे नहीं बिल्कुल कोने में बुला के चुपके से बताऊंगा, नहीं, है ना? ऐसे नहीं बताऊंगा, सबको एक साथ बता दूंगा। अभी आप पढ़ते रहो बस, जब तक पढ़ाता रहूंगा ना, और जब तक चलता रहेगा वो पूरा आएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बस ये समझते रहो। हाँ, अब इधर देखो,
बॉटल, ये बात समझ में आ रही है? ज्यादा काम का नहीं है वो, है ना। इसमें बस अपन ने क्या करा, डेंसिटी 1 या 1 से छोटी तो छोटा m बड़ा, तो छोटा m जो होगा इस सोल्यूशन के लिए वो बड़े से क्या होगा, बड़ा होगा। अब छोटा कितना दे रखा था 1, तो बड़ा कितना होगा 1 से कम। बात से समझ में आ रही है ना। अब लास्ट कंसंट्रेशन टर्म रह गई, हेडिंग डालना वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution का मतलब क्या होता है, इसको समझना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। देखो ये लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक तो डाउट ये आएगा कि सर अभी तो अपन ने इतनी सारी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन, इतनी सारी टर्म पढ़ी, तो यहां पर ये कौन सी कंसंट्रेशन टर्म आ गई। साथ ही साथ यहां पर नाम अगर पढ़े तो एक चीज समझ में आती है, ये कंसंट्रेशन टर्म सिर्फ और सिर्फ H2O2 सॉल्यूशन के लिए है। अभी अपन ने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी वो सभी सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल थी। अगर H2O2 का भी सॉल्यूशन आ जाता तब भी अपन निकाल लेते, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो ऐसी क्या खास बात है H2O2 में, ऐसी क्या खास बात है H2O2 में, साथ ही साथ इसको इतनी ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दी गई कि इसके लिए सेपरेटली अलग से कंसंट्रेशन टर्म लिख दी। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो H2O2 की सबसे पहले मैं बात बताता हूं, खास बात, ये वाइडली यूज्ड होता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, ये वाइडली यूज होता है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं मेडिकल साइंस में, तो ये माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। जहां भी कट बर्न वर्न कुछ भी होता है, कहीं भी तोड़ा फाड़ी होती है, वहां पर ये यूज होता है माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह, ठीक है। वाइड एप्लीकेशन है मेडिकल साइंस में। फिर अगर अपन बात करें, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जो माउथ फ्रेशनर्स होते हैं, ब्लीचिंग कराई जाती है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, वहां पर भी H2O2 का सोल्यूशन यूज होता है ना। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं डिश वॉशर्स की, डिश वॉशर्स मतलब वो बर्तन मांजने वाला जो सोल्यूशन होता है, वहां पर भी H2O2 यूज होता है। और अगर अपन बात करें गार्डन की, अगर मुझे गार्डन को ग्रो कराना है, गार्डन को फ्लरिश कराना है, गार्डन की ग्रोथ करानी है, वहां पर भी H2O2 यूज होता है। साथ ही साथ मशरूम की ग्रोथ में भी H2O2 का सोल्यूशन यूज होता है, मतलब प्लांटेशन में भी यूज होता है, मेडिकल साइंस में यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, फूड इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो वाइड एप्लीकेशन है, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस पता पड़ गई कि यार बहुत वाइडली यूज होता है। अगर आप किसी भी केमिस्ट की दुकान पे जाओगे आसानी से अवेलेबल भी हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा डाउट जो था वो ये था कि इसको इतनी प्रायोरिटी क्यों दी गई कि इसके लिए अलग से कंसंट्रेशन टर्म लिख दी। इसके लिए अपन मोलैरिटी भी निकाल सकते थे, नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते थे, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, सब कुछ निकाल सकते थे, पर अलग से क्यों लिखी गई, इसको समझना। अब मैंने आपको बताया ये वाइडली यूज होता है और फ्रीक्वेंटली मार्केट में मिल भी जाता है, अवेलेबल भी हो जाता है। अब सपोज करो आप गए किसी दुकानदार के पास, आपने बोला भैया भैया 1 मोलर H2O2 का सोल्यूशन दो, 1 मोलर H2O2 का सोल्यूशन दो। तो खोला उन्होंने रजिस्टर, पढ़ा वहां पर 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल H2O2 प्रेजेंट इन 1 लीटर। वो गए बनाने, ढूंढने गए, क्या ढूंढने गए, H2O2 ऐसा जिसमें 1 लीटर में 1 मोल हो। जैसे ही वो निकले एक और कस्टमर आ गया, भैया भैया 1 नॉर्मल H2O2 का सोल्यूशन दो। उन्होंने फिर खोला, देखा 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। गए फिर, जैसे ही निकले एक और आ गया, भैया भैया 10 स्ट्रेंथ वाला H2O2 दो। उनको खोला, फिर वहां लिखा हुआ है 10 ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर। अब आप मुझे बताओ बार बार ऐसे खोलते रहेंगे फट जाएगा रजिस्टर फट जाएगा।
अब अगर रजिस्टर फट गया तो धंधा चौपट हो जाएगा। अब अगर धंधा चौपट हो गया तो फिर उनका घर कैसे चलेगा? तो बार बार उनको ये दिक्कत ना हो, बार बार उनको खोलना बंद नहीं करना पड़े। रजिस्टर की बात चल रही है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक कंसंट्रेशन टर्म लिख डाली, किसके लिए? H2O2 के लिए। बात समझ में आ रही है? अब आप खुद सोचो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करें तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के टर्म्स में अपन कंसंट्रेशन H2O2 का कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 20V H2O2, 15V H2O2, 10V H2O2, 5V H2O2, 12V H2O2। और अपन अभी कैसे कर रहे थे? 1 मोलर H2O2, 1 नॉर्मल H2O2, 1 मोलर H2O2, 15 स्ट्रेंथ H2O2। अब आप खुद देखो आसानी कहां पर होगी? जहां पर ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है? सेम है, बस मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अब अगर यहां पर बात करें तो कंसंट्रेशन टर्म ही अलग अलग है, बार बार सोचना पड़ेगा कि देना क्या है है ना? तो आसानी कहां पर होगी? वॉल्यूम स्ट्रेंथ में होगी। अब मुझे बोतल दो, 1 मिनट। हाँ, इधर दो, इससे अच्छे से समझ में आएगा। देखो इधर, अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब क्या होता है, इसको मैं धीरे धीरे करके समझाऊंगा और आखिरी में पूरी डेफिनेशन बोलूंगा, है ना? सिंपल वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करूं तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब होता है 1 लीटर H2O2 के सोल्यूशन से, कितना लीटर? 1 लीटर H2O2 के सोल्यूशन से जितनी लीटर ऑक्सीजन मिल रही है उसे बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सोल्यूशन। क्या बोला मैंने? 1 लीटर H2O2 के सोल्यूशन से जितना लीटर ऑक्सीजन मिल रहा है उसे ही क्या बोलेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सोल्यूशन। अगर मुझे 1 लीटर H2O2 से 5 लीटर ऑक्सीजन मिल रही है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगी 5V। 1 लीटर H2O2 के सोल्यूशन से मुझे 12 लीटर ऑक्सीजन मिल रही है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगी 12V। 1 लीटर H2O2 के सोल्यूशन से अगर मुझे 10 लीटर ऑक्सीजन मिल रही है वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगी 10V। जितना लीटर ऑक्सीजन मिलेगा 1 लीटर H2O2 के सोल्यूशन से, वही क्या हो जाएगी? इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझेंगे। 1 लीटर H2O2 का सोल्यूशन है, ठीक है। अब मुझे पता है H2O2 इजीली डिकम्पोज मार जाता है क्योंकि बहुत वीक होता है। जब H2O2 डिकम्पोज मारेगा तो मिलेगा H2 और O2, ठीक है। अब H2O2 का क्या हुआ? डिकम्पोजिशन हुआ, मिलेगा क्या? H2 और O2। अब O2 क्या है? गैस। गैस निकलने लगेगी, गैस निकल रही है। तो आपने क्या करा? 1 लीटर H2O2 से जितनी O2 मिल रही है उसको आपने एक दूसरे डब्बे में कलेक्ट कर ली, दूसरे बर्तन में, दूसरे बॉक्स में, दूसरे कंटेनर में क्या कर दी? कलेक्ट कर ली। तो 1 लीटर से जितनी भी ऑक्सीजन मिली वो आपने क्या कर ली? एक दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर ली, ठीक है। तो ये जितना भी वॉल्यूम होगा वही क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा। अब पता है दिक्कत एक यहां पर आती है, आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, ऑल तो नहीं आया होगा पर मैं बात बताता हूं। दिमाग में एक डाउट आएगा, सर एक बात बताओ, ऑक्सीजन क्या है? गैस। उसको जिस भी कंटेनर में डालोगे वो कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके बैठ जाएगी, तो ये कैसे पता चलेगा कि उसका एक्चुअल वॉल्यूम क्या है? बात समझ में आ रही? डाउट क्रिएट हुआ? अगर मैं ऑक्सीजन कलेक्ट कर रहा हूं किसी भी कंटेनर में तो मुझे पता है गैस तो क्या होती है? गैस होती है। और उसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या कर लेती है? वो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है O2 का तो मैं निकालूंगा कब? एनटीपी और एसटीपी पर। कब निकालूंगा? एनटीपी और एसटीपी पर कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि एनटीपी और एसटीपी पर प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इस पूरी डेफिनेशन को डिफाइन करूं अच्छे से, डेफिनेशन को डिफाइन करूं तो क्या बोलूंगा? 1 लीटर H2O2 के सोल्यूशन से जितना लीटर ऑक्सीजन मिलेगा एसटीपी और एनडीपी पर उसे ही वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बोलूंगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है अब सभी को, है ना? एक और बार सुनना, 1 लीटर H2O2 के सोल्यूशन से जितना लीटर ऑक्सीजन मुझे मिल रहा है कहां पर? एनटीपी और एसटीपी पर, उसे ही बोलूंगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सोल्यूशन। लिखो इसको, वॉल्यूम ऑफ O2 एट एनटीपी और एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ O2
at NTP or STP, volume of oxygen at NTP or STP produced from decomposition of unit volume, produced from decomposition of unit volume, produced from decomposition of unit volume, solution of H2O2, produced from decomposition of unit volume solution of H2O2, produced from decomposition of unit volume solution of H2O2 is known as volume strength of H2O2 solution, is known as volume strength of H2O2 solution. ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन में एक टर्म लिखी हुई है यूनिट वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ H2O2। यूनिट वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ H2O2 का मतलब क्या है कि आप वॉल्यूम जो है वो किसी में भी मेजर करो, ml में करो, लीटर में करो, पर उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं डिफाइन कैसे करूंगा, 1 लीटर H2O2 के सोल्यूशन से जितना लीटर ऑक्सीजन अपन को ऑब्टेन होगा एनटीपी और एसटीपी पर, उसे ही क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन का जवाब देना, 5 लीटर H2O2 का सॉल्यूशन है ना, 5 लीटर H2O2 का सॉल्यूशन है, और उस 5 लीटर H2O2 के सॉल्यूशन से मुझे 60 लीटर ऑक्सीजन मिल रही है। कितनी लीटर मिल रही है, 60 लीटर ऑक्सीजन मिल रही है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी, 12V हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, 1 लीटर से जितना ऑक्सीजन मिले, 5 लीटर से मिल रहा है 60 लीटर, तो 1 से मिलेगा 12 लीटर। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पूरा ही एक साथ ही खत्म करना पड़ेगा, और इसको खत्म करने में करीबन 20 मिनट लगेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर से एक्चुअल मीन्स से सोल्यूशन चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, है ना। ठीक है, हाँ जी, वो मैं बताऊंगा ना। थैंक यू।